हेलो फ्रेंड्स, शिवा सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम अग्निवीर, आर्मी, जीडी, टेक्निकल, ट्रेड्समैन आदि में पूछे गए विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि 4 ओम, 5 ओम और 20 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर या पार्श्वक्रम रूप से जुड़े हैं तब परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, यह आपको ज्ञात करके बताना है। ठीक है, तो देखिए, जब कोई भी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो वहाँ पर आपका फार्मूला होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यानी कि अपान में हम सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकाल पाते हैं। ठीक है, इस फार्मूले का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1/r। ठीक है, 1/r इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, पहला प्रतिरोध 1/5, दूसरा प्रतिरोध 1/4, सॉरी पहले 4 था, कोई दिक्कत नहीं उससे, और फिर तीसरा प्रतिरोध आपको मिलेगा 1/20। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 1/r इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो नीचे 20 आ जाएगा, ऊपर आपको मिलेगा 4 + 5, ठीक है, 4 + 5 + 1। ठीक है, तो जब आप इसको एक बार और सॉल्व करेंगे तो 1/r इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 10/20, यानी ऊपर जब 5 4 9 और 1 10 जोड़ेंगे 10/20 होगा। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कुल आपको मिल जाएगा 1/2। ठीक है, और जब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको r का जो मान मिल जाएगा वह मिल जाएगा 2 ओम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको एक सवाल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन इसका यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, शरीर में आयरन की कमी के कारण होता है, यानी कि यहाँ डैश में आपको भर के बताना है कि इसमें से कौन सी बीमारी जो है शरीर में आयरन की कमी के कारण होता है। पहला दिया है रतौंधी, दूसरा दिया है उच्च रक्तचाप या एनीमिया या मधुमेह। तो शरीर में जो आयरन की कमी के कारण जो रोग होता है वह एनीमिया होता है। एनीमिया को आप रक्त अल्पता या और रक्तता या रक्त की कमी के नाम से जानते हैं, यानी इसमें क्या हो जाता है, शरीर में खून की कमी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, किसी बीमारी के लिए हमारे शरीर के प्रतिरोध को डैश कहा जाता है, यानी कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी जो बॉडी है उसके प्रतिरोध में जो हमारी बॉडी काम करती है उस कैरेक्टर को क्या कहा जाता है, उस गुण को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया आपको, क्या उसे अरक्तता कहा जाता है या पॉलीथीमिया कहा जाता है या प्रतिरक्षा कहा जाता है या लैकीमिया कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी कहा जाता है, यानी कि जब भी आपको कोई बीमारी होती है तो उससे लड़ने के लिए आपकी बॉडी जो प्रतिरोध, जो रेजिस्टेंस तैयार करता है उसे क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, आर्थराइटिस इज अ डिजीज ऑफ, यानी कि गठिया डैश की बीमारी, यानी कि आपको भरना है यहाँ पर कि गठिया किससे संबंधित बीमारी है। क्या यह त्वचा से संबंधित है या वृक्क से संबंधित है या यकृत से संबंधित है या जोड़ों से। तो गठिया जो होता है वह जोड़ों से संबंधित बीमारी है। ठीक है, अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, यदि, देखिए इसका इंग्लिश वर्जन आपको ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, इफ द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अ लेक इज अबाउट टू फ्रीज, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट द बॉटम। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि यदि किसी झील की सतह पर पानी जमने वाला है तो सबसे नीचे पानी का तापमान क्या होगा। ऑप्शंस आपको दिए हैं 0 डिग्री, 4 डिग्री, 3 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस। यही कारण होता है कि झील पर बर्फ जमने के बाद भी उसके नीचे मछलियाँ जिंदा रहती हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है
और पानी का ऑक्सीजन अभी उसमें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण डैश द्वारा उत्सर्जित होता है, यानी कि इनमें से किनके द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण उत्सर्जित होता है वो आपको बताना। क्या न्यूट्रॉन द्वारा, इलेक्ट्रॉन द्वारा, एक्सरे द्वारा या अल्ट्रासोनिक द्वारा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सरे द्वारा। यानी कि एक्सरे द्वारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है डैश की मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन में से आपको चूज करके बताना है कि इनमें से किसकी मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो ऑप्शन दिया है सोलर सेल, सौर फर्नेस, सोलर कुकर या सोलर हीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौर सेल। यानी सोलर सेल से जो है सौर ऊर्जा को डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और बाकी के लिए ध्यान रखेंगे, सौर फर्नेस यानी एक भट्ठी होती है जो सूर्य के प्रकाश से चलती है। सोलर कुकर एक कुकर होता है जो सूर्य की गर्मी का प्रयोग करके भोजन का निर्माण करता है। और सोलर हीटर जो होता है यह सूर्य की एनर्जी को ऑब्जर्व करता है और बाद में इसे हीटर के रूप में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकिल्ड, यानी निम्नलिखित में से किसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। पुनर्चक्रण का मतलब होता है इसे दोबारा जो है प्राप्त किया जा सकता है, इसको जो पुनर्चक्रित किया जा सकता है, रिसाइकिल यानी कि पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं प्राकृतिक तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस या धातु। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धातु। ध्यान रखिए, एक बार प्राकृतिक तेल जो नेचुरल ऑयल होता है, जो डीजल पेट्रोल वगैरह होता है, एक बार खत्म हो गया तो उसे आप दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। कोयला भी उसी तरह है, प्राकृतिक गैस भी उसी तरह। लेकिन जो धातु है आप इसको इस्तेमाल करने के बाद फिर से इसे पिघलाकर जो है नई चीज़ बना सकते हैं। इसी को पुनर्चक्रण बोला जाता है। जैसे आजकल प्लास्टिक को भी बोला जाता है कि उसका रिसाइकिल किया जाता है, तो ये प्लास्टिक जो है नष्ट नहीं होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ ऑप्शन में प्लास्टिक भी होता तो प्लास्टिक भी सही हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है जब सल्फर डाइऑक्साइड पानी में घुल जाता है तो डैश बनता है, यानी कि आपको भरने के लिए बताना है कि इसमें से डैश में क्या भरा जाएगा। यानी कि जब सल्फर डाइऑक्साइड पानी में घुलता है तो क्या बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है आपको सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर पेंटाऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरस एसिड। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरस एसिड। और आप यह ध्यान रखेंगे कि जो आपकी अम्ल वर्षा होती है, एसिड रेन होती है, उसका भी रीजन यही होता है, क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होता है उसमें जब बारिश का पानी मिक्स होता है तो वह क्या बन जाता है, सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है, जो कि एसिड रेन के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है अ बार मैग्नेट हैज डैश मैग्नेटिज्म एट इट सेंटर, यानी कि दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व डैश होता है। यानी कि आपको बताना है कि दंड चुंबक का मतलब होता है जो आपका सीधा वाला चुंबक होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक तरफ इसका उत्तरी ध्रुव होता है, एक तरफ इसका दक्षिणी ध्रुव होता है। तो इसके बीचों बीच में आपको बताना है कि बीचों बीच में जो चुंबकत्व है वो क्या होता है, क्या न्यूनतम होता है, क्या शून्य होता है, या ऋणात्मक होता है या अधिकतम होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है ध्वनि का वेग डैश में अधिकतम होता है, यानी कि आपको ऑप्शंस में से बताना है कि इनमें से किसमें ध्वनि का जो वेग है वो मैक्सिमम होता है। ऑप्शन दिया है ठोस, तरल, गैस या वाष्प। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
यानी ठोस यानी सॉलिड। ठोस में जो है आपका जो चाल होती है ध्वनि की वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वायरस निम्नलिखित में से किस रोग का कारक है, यानी कि नीचे जो ऑप्शंस में आपको रोग दिए गए हैं इनमें से बताना है कि इसमें से कौन सा जो रोग है उसका कारक वायरस होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है आंत्र, ज्वर, प्लेग, एड्स या एंथ्रेक्स। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्स। एड्स जो है वायरस की वजह से फैलता है। इसके वायरस का जो नाम होता है HIV होता है, ठीक है। HIV वायरस इसे बोला जाता है। समझ में आ रही बात ना, जो एड्स का वायरस होता है उसे HIV बोला जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति डैश द्वारा दर्शाई जाती है, यानी कि इनमें से किस घटना द्वारा प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति का पता चलता है। ऑप्शन दिया है प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन या प्रकाश के व्यतिकरण। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण बेसिकली क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कभी कभार अगर एक छोटा सा दरवाज़ा हो तो उसमें से क्या होता है कि सूर्य की पूरी किरणें इकट्ठा नहीं आती हैं, टकरा कर क्या होती हैं, घर में उजाला आ जाता है। तो यह कंडीशन जो होती है ध्रुवण कहलाती है। और यह जो है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को बताती है, ठीक है। अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन में यह होता है कि प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम में जाती है और अपने रास्ते से क्या होती है, विचलित हो जाती है। और परावर्तन में क्या होता है, चमकदार चीज़ से प्रकाश की किरणें जो है कि रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे आप शीशे को देखते हैं, शीशे में जब आप लाइट जलाते हैं तो शीशे के बाद क्या होता है, ऐसे लाइट आती है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो परावर्तन होता है। व्यतिकरण क्या चीज़ होती है, जब आप दो टार्च जलाते हैं, ठीक है, दो टार्च अगर जलाते हैं, दोनों का जो फेज अनुक्रम होता है या आप आगे जानेंगे, जो प्रकाश के व्यतिकरण में दो लाइटें अगर आप जलाते हैं तो दोनों का अगर फेज सेम होता है, प्रकाश का एक फेज होता है, अगर फेज वह सेम हो जाए तो प्रकाश जो है वह ज़्यादा चटकदार आपको नज़र आएगा। लेकिन अगर वह फेज में अपोजिट है हो जाए तो दो लाइट जलाने के बाद भी आपको जो जहाँ पर भी आप प्रकाश करना चाहते हैं वह धुंधला टाइप दिखाई देता है, ठीक है। ये प्रकाश का व्यतिकरण होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगर आप इसको PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।